हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। आज हम क्लास 9th की ग्रेविटेशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। इस चैप्टर पे थ्योरी में पहले करा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस्ड टू हाफ। कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो चेंज कैसे होगा अगर मैं उसकी डिस्टेंस जो है, अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाए। तो देखो, वी नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इफ r जो है वो हाफ हो जाए, r रिड्यूस्ड टू हाफ, इफ r रिड्यूस्ड टू हाफ, तो f डैश क्या होगा, नया फोर्स क्या होगा, g इज इक्वल्स टू m1 एज इट इज है, m2 एज इट इज है, r जो है वो बन गया r बाई 2 हो गया ना। सो r की जगह मैं r बाई 2 पुट करूँ, so f dash is equals to g m1 m2 r square by 4। ये 4 रेसिप्रोकल वाला ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, f dash। अब हमें पता है ये वैल्यू क्या है, g m1 m2 by r square, इसको f लिखते हैं इंटू 4। सो f dash क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ f, f dash हो गया हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ f। अगर डिस्टेंस r जो है वो हाफ होती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जितने भी एक्ट्स पे लग रहा है वो मासेस के प्रोपोर्शनल है, F जो है वो मासेस के प्रोपोर्शनल है। सो व्हाई देन डज अ हैवी ऑब्जेक्ट नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो देखो, अगर मास ज़्यादा हुआ तो फोर्स ज़्यादा लगा, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगा, इट मीन्स जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिनका मास ज़्यादा है वो जल्दी गिरना चाहिए। एक मैंने आयरन की बॉल गिरी ऊपर से और एक मैंने पेपर की बॉल गिरी। सो क्या आयरन की बॉल पहले गिरेगी या पेपर की बॉल पहले गिरेगी, दोनों सेम टाइम पर गिरेंगी। ऐसा क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ के अकॉर्डिंग तो मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, जिस पे फोर्स ज़्यादा वो जल्दी गिरना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। देखो, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, A is equals to m f by m, बिकॉज f is equals to ma होता है ना, तो a क्या है, f by m हो गया, ये m मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू क्या होगी, f by m हो जाएगी। बट फोर्स हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। सो अगर मैं ये वाला फोर्स इधर पुट करूँ, A इज इक्वल्स टू F की जगह mg पुट करूँ और m पुट करूँ, m से m कैंसिल, A इज इक्वल्स टू g हो गया। सिंस मास कैंसिल हो गए, सिंस मास कैंसिल्स, सो एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल बॉडीज। देखो, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, A इज इक्वल्स टू F by m, बट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल्स टू mg अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, A इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू mg डिवाइड में m से m कैंसिल, A इज इक्वल्स टू g। सिंस मास कैंसिल्स, मास कैंसिल हो गए, एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, सो A इज इक्वल्स टू g हुआ, मतलब सारी बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन सेम है। वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सारी बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन सेम है। सो इट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, वो मास पे डिपेंड करेगी ही नहीं।
does not depend on mass. So चाहे मैं आयरन की बॉल फेंकूं चाहे मैं पेपर की बॉल फेंकूं, दोनों सेम टाइम पर ही आकर गिरेंगे, बिकॉज जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो मास पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, इसलिए दोनों सेम टाइम पर ही आकर गिरेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ? ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट, अर्थ और 1 kg ऑब्जेक्ट के बीच में। देखो हमें पता है ऑब्जेक्ट का मास कितना हुआ 1 kg, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इज इक्वल्स टू mg होता है, मास हमें 1 kg दे रखा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है 9.8, सो इट इज 9.8। फोर्स की वैल्यू यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो F इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The earth and the moon are attracted each other by gravitational force. अर्थ और मून है, देखो ये है अर्थ हमारे पास और ये है मून। अर्थ और मून ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं दोनों ही। Does the earth attract the moon with a larger force, smaller force or the same force as the moon attracts the earth? तो क्या जो अर्थ है वो मून को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? देखो हमें पता है कि न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। So F of Earth is equals to F of Moon, means both attract each other हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना अर्थ मून पे फोर्स लगाएगा उतना ही मून अर्थ पर फोर्स लगाएगा, सो फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ मून। बोथ अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स, दोनों ही इक्वल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? देखो अर्थ है, ये मून है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है बट अर्थ मून के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, ऐसा क्यों? जब दोनों में ही इक्वल फोर्स लग रहा है तो अर्थ भी मून के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, बट सिर्फ मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऐसा क्यों? देखो अर्थ जो है वो, उसका मास मून के मास से काफी ज्यादा बड़ा है, सो अगर उसका मास बढ़ा, हमें पता है E इज इक्वल्स टू F बाय M होता है, अर्थ का मास बढ़ा सो उसका एक्सेलरेशन कम, अर्थ का एक्सेलरेशन कम हो गया इसलिए वो अर्थ जो है वो मून के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा। मून का मास बहुत छोटा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट देखिए इसकी, तो अर्थ मास इज एक्सट्रीमली large compared to moon, you know A is equals to F by M होता है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम, सो एक्सेलरेशन इज वेरी स्मॉल, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens to the gravitational force between two objects if
mass of one object is doubled, distance between object is doubled, third mass of both objects doubled. देखो फर्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा अगर उनमें से एक का मास डबल कर दिया। तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई F is equals to G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड मीन्स हम मान लेते हैं m1 m2 में से किसी एक का मास डबल कर दिया। लेट इफ m1 इज डबल्ड, m1 डबल्ड हो गया मतलब m1 जो है वो ट्वाइस ऑफ m1 हो गया है। देखो नया फोर्स क्या होगा F डैश इज इक्वल्स टू G m1 की जगह ट्वाइस ऑफ m1 डाला, m2 डिवाइड में आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में बाहर आ गया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो F इज इक्वल्स टू 2 G m1 m2 बाई आर स्क्वायर क्या होता है फोर्स। सो F डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ F हो गया। सो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डबल्ड हो गया अगर मैंने दोनों में से किसी एक का मास डबल किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस डबल करती हूँ मतलब इफ r इज डबल्ड, डिस्टेंस r होती है, अगर मैंने r को डबल किया तो क्या होगा मीन्स r को मैंने ट्वाइस ऑफ r बना दिया तो F डैश क्या होगा G, नया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा G इज इक्वल्स टू m1 m2 और r की जगह ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर। सो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई 2 टू 4 r स्क्वायर। अब हमें पता है देखो G m1 m2 बाई r स्क्वायर क्या होता है, इसकी वैल्यू F होती है F बाई r। सो F डैश इज इक्वल्स टू F बाई r, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/4 टाइम्स हो गया। थर्ड पार्ट था हमारे पास इसमें मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स डबल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया मीन्स कि if m1 and m2 बोथ आर डबल्ड, दोनों ही डबल हो जाए तो मतलब m1 भी ट्वाइस ऑफ m1 हो जाए एंड m2 भी ट्वाइस ऑफ m2 हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा F डैश क्या होगा G ट्वाइस ऑफ m1 इंटू ट्वाइस ऑफ m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 2 4 बाहर आया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है F। सो F डैश इज इक्वल्स टू 4F, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स हो गया। क्लियर है, तीनों के समझ में है। अगर हमने फर्स्ट था एक मास डबल करें, सिर्फ m1 डबल किया तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आया वो ट्वाइस आया। अगर उनके बीच की डिस्टेंस डबल करी तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/4 टाइम्स आया, उसका 1/4 आया। और अगर हमने दोनों मासेस डबल किए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attract every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि every particle in the universe attract every other particle, सारे पार्टिकल्स यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड प्लैनेट्स का मूव करना। सन के अराउंड प्लैनेट क्यों मूव करेंगे, बिकॉज सन और प्लैनेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड मून क्यों मूव करता है, बिकॉज अर्थ एंड मून में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। थर्ड
टाइड्स इन ओशन, ओशन में टाइड्स क्यों आते हैं? बिकॉज मून या फिर सन उसमें और वाटर में, जो ओशन के वाटर है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, टाइड्स बनी। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, अर्थ पे ऑब्जेक्ट क्यों गिर रहा है? बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट और अर्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे गिरेगा आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी falling due to gravity is g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है हमारे पास फ्री फॉल में एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, थ्योरी अच्छे से रिवाइज करें, थ्योरी के नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।